नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करेंगे और ख़ास तौर पर उसमें अलग अलग पार्टियों के द्वारा जो रणनीति अपनाई जा रही है उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा बीजेपी की चुनावी रणनीति पर करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, एक चरण के बाद दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है, वैसे वैसे बीजेपी की चुनावी रणनीति या यूँ कहें कि जो चुनावी मैनेजमेंट है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके कई सारे कारण हैं, वजह बहुत सारे हैं कि आखिर बीजेपी एक रणनीति पर क्यों नहीं है। वैसे भी अगर बीजेपी के चुनावी इतिहास पर अगर आप निगाह डालें, बीजेपी के चुनावी मैनेजमेंट को अगर आप देखें, तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है और देश में शायद इकलौती पार्टी है जो सालों भर चुनावी मोड में रहती है और सालों भर चुनाव की तैयारी में लगी रहती है और अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा जागृत रखती है और मैदान में उतार कर रखती है ताकि कभी कार्यकर्ता ठंडा न पड़ें। और लोकसभा चुनाव 2024 की अगर बात करें तो इसके लिए बीजेपी ने बड़े पैमाने पर रणनीति तैयार की और हजारों नहीं लाखों कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी देकर मैदान में पार्टी ने उतारा और चुनाव की घोषणा होने के पहले ही अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पार्टी ने मैदान में उतार दिया। और बीजेपी के संगठन के काम करने का तरीका भी अपना अलग है। अब 3 चरण के मतदान हो चुके हैं। अगले चरण के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो या फिर बीजेपी हो। अब यहाँ चुनावी जो रणनीति है और जो चुनाव की लड़ाई है उसमें गुणात्मक अंतर विपक्ष और बीजेपी में दिखाई दे रहा है। सहज तौर पर और मोटे तौर पर आप उसे कह सकते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सत्ता पाने के लिए या कम शब्दों में कहें तो अपने वजूद के लिए लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वही बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए और अपने किले को 2019 से ज़्यादा मजबूत करने के लिए लड़ाई हुई करती दिखाई दे रही है। पहले दूसरे चरण के दरमियान ये माना जा रहा था कि लड़ाई तो एक तरफा है, बीजेपी का पलड़ा बहुत भारी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिहार देख लें, महाराष्ट्र देख लें, पश्चिम बंगाल देख लें, दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु और तेलंगाना, आंध्रा देख लें, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ बीजेपी के लिए बिल्कुल मैदान खाली है और सहज तौर पर बीजेपी बाजी मार ले जाएगी और हर बॉल पर छक्का मारेगी, यानी हर चरण में वो स्वीप कर जाएगी। ऐसी स्थिति बिल्कुल अब दिखाई नहीं दे रही है और यही बीजेपी के लिए चिंता का सबसे बड़ा विषय है। लेकिन उससे ज़्यादा जो बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो इस बात से तनाव में हैं और टेंशन में हैं कि आखिर उनके कार्यकर्ता इतने आलस में क्यों दिखाई दे रहे हैं, उनके कार्यकर्ता घर से आखिर निकल क्यों नहीं रहे हैं, आखिर चुनाव की गर्मी समझ में क्यों नहीं आ रही है, वजह क्या है। जबकि मैंने जैसा पहले बताया कि चुनावों की घोषणा होने के पहले ही बीजेपी ने पूरी रणनीति बना करके कार्यों का भार और यूँ कहे कि दायित्व कार्यकर्ताओं को सौंप दी थी और मैदान में उन्हें ट्रेंड करके उतार दी थी। उसके बावजूद आप खुद इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत ज़्यादा राजनीतिक सरगर्मी दिखाई नहीं दे रही है, आम लोगों में उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टियां अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही नेताओं की भारी भरकम टीम मैदान में उतरकर लगातार अभियान चला रही है और यही स्थिति विपक्षी पार्टियों की भी है। उनके भी नेता बैठे नहीं हैं और लगातार अभियान कर रहे हैं और रणनीति वो भी बदल रहे हैं। तो बीजेपी भी अपनी रणनीति बदल रही है। कई बार बीजेपी की रणनीति के हिसाब से विपक्षी पार्टियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अलग अलग मुद्दों पर बहस है। पहले चरण में मुद्दे कुछ और थे, द्वितीय चरण यानी दूसरे चरण में कुछ और मुद्दे दिखाई दिए, तीसरे चरण में खुलकर हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी आ गई। हिंदू मुस्लिम की बात होने लगी, राम मंदिर की बात होने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच गए, वहां उन्होंने रोड शो करके पूरे देश को ये संदेश दिया कि बीजेपी अपने पुराने मुद्दे पर अडिग है, डटी हुई है, यानी राम मंदिर, राम जन्मभूमि और अयोध्या। तमाम चीज़ें अभी तक हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बीजेपी को चिंता सता रही है वो ये है कि आखिर कार्यकर्ताओं में गर्मजोशी दिखाई क्यों नहीं दे रही है, आखिर कार्यकर्ता इतने सुस्त क्यों हैं। क्योंकि पार्टी को ऐसा फीडबैक मिला पहले चरण के बाद, दूसरे चरण के बाद कि कार्यकर्ता अपने घर से नहीं निकल रहे हैं और कई सारी बातें ऐसी हैं कि लोगों के पास जा नहीं रहे हैं, जो उनके पन्ना प्रमुख हैं या आवास प्रमुख हैं या शक्ति केंद्र अध्यक्ष हैं या बूथ अध्यक्ष हैं, और उन लोगों में थोड़ी सी उत्साह की कमी देखी जा रही है। तो ये बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि बीजेपी इस बार 400 पार का नारा देकर मैदान में उतरी हुई है। तो इसलिए बीजेपी ने हालांकि पहले चरण के बाद अपनी रणनीति बदली, दूसरे चरण के बाद अपनी रणनीति बदली, लेकिन ऐसा लगता है और जो मेरी जानकारी है, पार्टी को जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक बीजेपी को उस तरीके से सफलता मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। यानी बीजेपी उस जो चाह रही है कि कार्यकर्ता जिस ढंग से काम करें मैदान में उतरकर, उस तरीके से कार्यकर्ता नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बीजेपी ने फिर अपनी रणनीति बदली है।
और बदलने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये भी है जो दबाव के रूप में है कि आप पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में देखें तो लगातार जो वोट के प्रतिशत हैं वो गिरे हैं, यानी लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, यानी आम लोगों में भी उत्साह की कमी दिखाई दे रही है और उन्हें प्रेरित करके घर से निकाला भी नहीं जा रहा है, ऐसा बीजेपी मान रही है, बीजेपी के रणनीतिकार मान रहे हैं। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर उनके कार्यकर्ता उत्साह में लोगों के घर तक पहुंचे और उन्हें कहें कि चले भाई बहुत ज़रूरी है देश के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, तो शायद ये प्रतिशत बढ़े, क्योंकि बीजेपी ये मान कर चली है कि अगर प्रतिशत कम हो रहा है तो उसे हो ना हो उसे नुकसान हो जाए। हालांकि तमाम पार्टियां अपने अपने हिसाब से इसका विश्लेषण कर रही हैं और वो समझ रही हैं, सभी पार्टियां अपने हिसाब से विश्लेषण करके अपना नफ़ा नुकसान जोड़ रही हैं, लेकिन बीजेपी ये मानकर चल रही है कि वोट जितना ज़्यादा होगा वो उसके हक में होगा। अगर वोट कम गिरेगा, वोट का प्रतिशत अगर कम होगा तो बीजेपी को उससे नुकसान हो जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी का पूरा तंत्र एकाएक सक्रिय हो गया है और बड़े पैमाने पर सक्रिय हुआ है ताकि चौथे चरण, पाँचवें चरण, छठे चरण और सातवें चरण में ऐसी स्थिति न रहे। वैसे एक चीज़ पर आप निगाह डालें तो 3 चरण समाप्त होते होते अगर सीटों के लिहाज से अगर आप देखें तो लगभग आधा चुनाव संपन्न हो चुका है सीटों के हिसाब से देखें, क्योंकि महज अब 260 सीटों पर ही मतदान होने वाले हैं और चौथे चरण में तो जो होगा वो इतना मत हो जाएगा कि लगभग 1/3 ही बच पाएगा सीट। उसके बाद 96 सीटों पर मतदान होना है चौथे चरण में। तो उस हिसाब से अब बीजेपी बिल्कुल रिस्क लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए बीजेपी की एक नई रणनीति कहें, नया चुनावी फार्मूला कहें, उसे बीजेपी ने अपनाया है ताकि कार्यकर्ताओं में वो जोश भर सके, कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार सके, कार्यकर्ताओं को मतदाताओं के घर तक भेज सके और फिर उन्हें इतना प्रेरित करे कि वो मतदान केंद्र तक आएँ और अपना वोट डालें। क्योंकि आप देखें कि अगर 2019 से अगर तुलना करें तो लगातार मतदान का प्रतिशत गिरा है। अगर तीसरे चरण की ही बात कर लें तो लगभग 5% से ज़्यादा कम मतदान इस बार हुए हैं, जो बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है। यही वजह है कि बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति तैयार किया, रणनीति के बजाय इसे कहें कि एक फॉर्मूला तैयार किया है, और वो ये फॉर्मूला है और सिर्फ इसलिए है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके और उन्हें मैदान में पूरी ताकत से उतारा जा सके। वो यह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ साथ जितने वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं, यानी बीजेपी की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, उन सबों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो चौथे चरण का मतदान होना है उस चौथे चरण में जितने भी कार्यकर्ता लगाए गए हैं, खास तौर पर जो शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता हैं, जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, पन्ना प्रमुख हैं, उनसे टेलीफोन पे बात की जाए, उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर मैसेज दिया जाए और नेता उनसे संवाद करें और उन्हें प्रेरित करें कि वो मैदान में पूरी ताकत से उतरें और लोगों के घरों तक जाएं और उन्हें समझा करके मतदान केंद्रों तक भेजने का काम करें। हालांकि बीजेपी की पुरानी रणनीति है, इसलिए वो पन्ना प्रमुख बनाते हैं कि एक पन्ने पर अगर 30 मतदाता हैं तो उसके लिए एक कार्यकर्ता नियुक्त कर देते हैं, 20 घरों पर एक कार्यकर्ता नियुक्त कर देते हैं। बीजेपी का ये पुराना फॉर्मूला है। लेकिन इस बार जिस तरीके की सुस्ती देखी जा रही है, मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, इसलिए बीजेपी कह सकते हैं कि बहुत टेंशन में इसको लेकर के, और उस टेंशन को ख़त्म करने के लिए और पूरे मतदान को अब जितने बचे हुए चरण हैं अपने पक्ष में मोड़ लेने के लिए इस फॉर्मूले को तैयार किया है। इसमें क्या क्या कुछ होंगे, मोटे तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्डेड मैसेज, यानी रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज टेलीफोन पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जाएगा, जो उनके नाम के साथ होगा। यानी कार्यकर्ता को लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको व्यक्तिगत तौर पर संबोधित किया है और उन्हें संबोधित किया है ताकि उनकी ऊर्जा बढ़े और उत्साह बढ़े। इसके साथ साथ जो दूसरे बूथ के अध्यक्ष हैं या शक्ति केंद्र हैं या जो जिनको राज्य में जिम्मेदारी दी गई है, जो क्लस्टर के प्रभारी हैं या मंडल के प्रभारी हैं, जिन्हें चुनाव का प्रभार दिया गया है, जो प्रत्यक्ष तौर पर चुनावी रणनीति में जिन्हें लगाए गए हैं, इन सबों को सभी बड़े नेता फ़ोन करेंगे, उनसे बात करेंगे, उन्हें रणनीति समझाएंगे, जो चुनावी खतरे हैं उसके बारे में अवगत कराएंगे, पार्टी की क्या रणनीति हो वो बताएंगे कि वो लोगों के घरों तक जाएं और व्यक्तिगत तौर पर मतदाताओं को बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए क्या कुछ किया है। क्योंकि पार्टी को बड़े पैमाने पर इस बात की शिकायत मिली है कि कार्यकर्ता घर से नहीं निकले हैं, क्योंकि तीसरे चरण की अगर बात कर लें, 2 चरण को अगर छोड़ दें तो बहुत सारे लोगों ने शिकायत की मतदान के दिन कि बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि उनके घर पर नहीं आया, यहाँ तक कि पर्ची देने तक नहीं आया। और बहुत सारे लोगों का तो व्यक्तिगत अनुभव मेरा है मतदान के दिन
कि लोगों ने कहा कि उन लोगों ने गूगल करके देखा कि उनके क्षेत्र में कौन कौन से प्रत्याशी हैं और फिर जाकर वो मतदान करने आए। हालांकि बहुत लोगों ने अपनी अपनी राय रखी कि तो चुनाव चिन्ह जानते हैं, उसके हिसाब से वे वोट करने आए। लेकिन अब चौथे चरण से लेकर 7वें चरण तक जो बीजेपी जिसने फार्मूले को जो अपनाया है कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, नितिन गडकरी हो, पीयूष गोयल हो, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, यानी जितने केंद्रीय मंत्री भी हैं वो कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे और बताएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्डेड मैसेज आएगा और वो क्लस्टर इंचार्ज और जो चुनाव प्रभारी हैं उनसे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे, उन्हें संदेश देंगे। और चरण के हिसाब से तय किया गया है ताकि बहुत ज़्यादा भार भी न पड़े, क्योंकि अगर एक चरण में यानी चौथे चरण में जितने लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं उसमें जितने कार्यकर्ता लगाए गए हैं तो उन्हीं से पहले संवाद होगा, यानी उनकी संख्या कम रहे तो कम समय में सभी से बात हो जाए, सभी से संवाद हो जाए, सबों तक जो प्रधानमंत्री का संदेश है या जो चुनावी रणनीति है उसको पहुंचाया जा सके। तो बीजेपी ये मानती है कि ये फार्मूला संजीवनी की तरह काम करेगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं को लगेगा कि उनके वरिष्ठ नेता उन्हें जानते हैं, उनसे सीधे वो संवाद कर रहे हैं, लिहाजा आप घर में मत बैठो, घर से बाहर निकलो और मतदाताओं को प्रेरित करो ताकि वोट का प्रतिशत ज़्यादा हो। तो वोट प्रतिशत लगातार गिरने की वजह से, लोगों में उत्साह कम होने की वजह से बीजेपी ने एक इस नए चुनावी फार्मूले को तैयार किया है। हालांकि ऐसा बीजेपी करती रही है, ऐसी बात नहीं है कि कोई नया फार्मूला है, लेकिन अब चुनाव के समय शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्षों से भी सीधे पार्टी के वरिष्ठ नेता संवाद करेंगे। कुछ लोगों के रिकॉर्डेड मैसेज जाएंगे, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी मैसेज लोगों के पास जाएंगे, दूसरे राज्यों के कार्यकर्ताओं के पास रिकॉर्डेड मैसेज जाएंगे। योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे। चौथे चरण में जितने सीटों पर मतदान है, फिर 5वें चरण में जितना होगा, तो ऐसे बांट के, ताकि ऐसा नहीं हो कि बहुत बड़ा भीड़ बढ़ जाए, बहुत दबाव पड़ जाए। क्योंकि अगर 96 सीटों पर अगर चुनाव है या 90 सीटों पर है या 85 सीटों पर है तो इसमें जितने कार्यकर्ता लगाए होंगे तो उनकी संख्या कुछ हज़ार ही होगी। तो कुछ हज़ार तक संदेश पहुंचाना, उनसे बात करना कोई बहुत बड़ी बात बीजेपी जैसी पार्टी के लिए नहीं है। तो इस लोकसभा चुनाव 2024 में कई तरह की रणनीति देखने को मिली। हर चरण में अलग अलग रणनीति, अलग अलग मुद्दे देखने को मिले, बीजेपी का अलग अलग चुनावी मैनेजमेंट देखने को मिला। तो अब चौथे चरण में अब बीजेपी का ये चुनावी मैनेजमेंट है और रणनीति है कि कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर उनमें उत्साह भरो ताकि वो मजबूती से मैदान में उतरें और वोट प्रतिशत न गिरे। क्योंकि इस बात पर बार बार मैं जोर दे रहा हूँ कि बीजेपी ये मानकर चलती है कि वोट प्रतिशत कम होना उसके हक में नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।